धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर कई दिनों बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान और अब तो लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और आज ये बुलेटिन इसलिए भी कई महीनों में खास होने वाला है क्योंकि अमेरिका का चुनाव करीब आ गया है, ईरान को लेकर यूएनएससी में मीटिंग हुई है, इराक भी अमेरिका से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हर पहलू पर होगी बात, क्योंकि फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, 2 दिन आप कहां रहे हैं? मैं पटना आया हूं अपने काम से और आसपास के इलाकों में घूम रहा हूं, जिसमें सिवान भी है। और चूंकि गाड़ी मैं खुद या मेरे भाई चलाते थे और रात में यहाँ के, हालांकि रोड बड़ा अच्छा है, रोड में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन पतला है और ड्राइवरों में एक जो हाई बीम रखने की आदत है, लो बीम दिखाते ही नहीं है। इससे कारण चलाने में रात में बड़ा दिक्कत हो, हम लोग दोनों बड़े परेशान थे, बारी बारी से चलाते रहे, फिर भी सुरक्षित रूप से आ गए। वैसे आज भी व्यस्तता है, लेकिन मैंने सोचा आज आपके सामने उपस्थित हो जाऊं, कई दिनों से हमारा ब्रेक चल रहा है। जी, आप उस दौर में बिहार पहुंच रहे हैं जबकि गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर तुम एक थप्पड़ कोई मुसलमान मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारो, और बिहार, बंगाल और झारखंड में एनआरसी होनी चाहिए। अररिया से बीजेपी का सांसद प्रदीप सिंह कह रहा है कि जो अररिया में रहेगा वो सिर्फ हिंदू होगा, किसी और को रहने नहीं दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार खामोश हैं और ऐसा लगता है बिहार दंगाइयों के कब्जे में आ गया है। उस दौर में आप बिहार पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं उस पर तो हमारी कई बातें चल हो चुकी हैं। दंगों की राजनीति, घृणा फैलाने की राजनीति, जुमलों की राजनीति, वह तो बिहार इसमें अव्वल दर्जे का है। जाति धर्म तो ही है। कई लोगों से जिससे मैं मिला, प्रमुख बातें वैसी हुई। मैं बता दूं कि मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है, मतलब मेरे दादाजी 6 भाई 3 बहन, उनके भी ऊपर जाए तो 9 भाई। ये मतलब एक बहुत, मैं सबको जान भी नहीं पाता हूं, और अधिकांश लोग आरएसएस के समर्थक हैं। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा भैया, चाचा या जो भी, कृष्णकांत के जो कहते हैं मेरे को, उम्र के हिसाब से, संबंध के हिसाब से, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और साथ साथ भाजपा की सरकार अभी जो काम कर रही बिहार में, उससे हमें तकलीफ हो रहा है। हालांकि अभी भी समर्थन छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो लूटने की राजनीति, हमें आपस में बांटने की राजनीति है। और कहीं ना कहीं से बिहार में जो भी विकास हो रहा था, इनको इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। ये लोग लालू यादव की राजनीति से कम पीछे नहीं है। मैंने यह नहीं पूछा, चूंकि आग लग चुकी है, कि तब आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हैं, लेकिन एक तरह से कहें तो लोगों में यह आना शुरू हो गया है कि जिस हालात में हमें रखा जा रहा है, जिस तरह से हमें तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, वह सही नहीं है। यह लोग अपनी राजनीति कर रहे, अपने पैसे कमा रहे हैं, हमें नहीं कर रहे। यह एक अच्छा परिवर्तन का संकेत है। ना भी तो कम से कम ऐसे 40-50 लोगों से, परिवार के बाहर के लोगों से जो मिला, जहां भी रुका चाय के लिए, और मैं बात करूंगा तो राजनीति की बात होती है, तो यह केवल साधारण मतलब एक फीलिंग नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसी चीजें हो रही हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो ये कि गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति नीतीश कुमार कैसे सब बर्दाश्त कर रहा है। क्या बीजेपी ने उसको डरा रखा है? किस तरीके से वो इस तरह खामोश है? खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली जो खबर है वो है कॉमनवेल्थ देशों से जुड़ी हुई। ये क्या फड़फड़ा रहे हैं ब्रिटेन से आजाद होने के लिए फिर से एक बार? यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखने से छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ स्टेट्स या कंट्रीज जो भी कहें, वह देश है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अधीन थे। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने बनाया, अभी करीब 56 देश हैं, कई देश छोड़ के भाग गए। उसमें अफ्रीकी मूल के भी, अफ्रीका के भी कई देश है, छोटे मोटे। अभी जैसे समोआ में वहां समिट चल रहा है, इसके पहले घाना में या मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी ऐसे देश में, अफ्रीका ही किसी देश में हुआ था। तो वहां पे ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भी दास प्रथा के समय में, आज से 300 वर्ष से पहले से शुरू हुआ था, अफ्रीकी निवासियों को जबरदस्ती पकड़ के दास बना के ट्रांस अटलांटिक यानी अमेरिका और दूसरे जगहों में पहुंचाया जाता था और बेचा जाता था। यह भयावह था। नंबर 1 तो इंग्लैंड उसके लिए माफी मांगे, चूंकि अभी भी वह उससे बाज नहीं आ रहा है। और ये लोग जहां देखे कहें तो
दूसरे देशों में जहां जहां भी इन्होंने आतंक कर रखा है वहां भी ये काम सब चल रहा है, ये ऐसे काम हरकत कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, पुराने जमाने वाली दास प्रथा ने, लेकिन अभी की। तो और दूसरी चीज इनका कहना है कि रिपेरेशन यानी मुआवजा दे, हमें जो इन्होंने किया उसके बदले मुआवजा दे। तो ब्रिटेन के जितने भी अभी तक के प्रधानमंत्री थे स्टारमर ने उससे वीटो लगाया, यानी वहां भी उन्होंने वीटो का अधिकार ले रखा है। बातचीत क्या करेंगे, तो भाई हमारी आर्थिक राजनीतिक क्या हो, आर्थिक यानी कि यूएनओ से अलग, G7 से अलग, G20 से अलग, इन लोगों का भी है जहां भी उनका सामान एक दूसरे का बिक सके, धंधा की बात है। और एक दूसरे से पॉलिटिक्स में यानी प्रो अमेरिकन प्रो वेस्टर्न राजनीति बरकरार है, उसके लिए भी लोग मिलते जुलते हैं, वो काम करते हैं। और तीसरे अभी जैसे भी बातचीत करने के लिए और क्या करते हैं, तो भाई हम पूरे विश्व का वातावरण खराब है उस पर बात करें, और कभी कभी हो जाता है कि नहीं फलस्तीन में हमें शांति चाहिए, इसकी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन लीबिया को ध्वस्त करके उसे दास प्रथा युग में भेज दिया, उसकी बात करने पे लोग वीटो लगाते हैं। जी फिर एक सवाल यहाँ पे यह है कि जब सब देश आजाद हो गए थे तो एक तरीके से कॉमनवेल्थ के नाम पर फिर उन्होंने ब्रिटेन की गुलामी या उसके प्रिंस राजा को अपना राजा मानने की गलती क्यों की, और की तो अब क्यों खत्म नहीं कर देते हैं इसको? अब वह एक मानसिक दास्ता है जो हम केवल भाजपा आरएसएस को नहीं कर सकते। जो यहाँ के राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, खासकर वहां के महारानी से, तथाकथित महारानी जिनकी होंगी हमारी तो नहीं है, लेकिन मिलने जाते हैं तो पूरे मीडिया में हर जगह इसकी ऐसी चर्चा चलती है जैसे कि चांद से पार चले गए हों, कहीं दूर की कुछ खास इन्होंने तोप या झंडे गाड़ दिए हों। यह एक मानसिक गुलामी है जिसको ये हमारे ऊपर वाले लोग, नीचे में तो है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और यह कांग्रेस के जमाने से चला रहा है, कांग्रेस को इसको साफ नकारना चाहिए था। नेहरू तथाकथित रूप से सेक्युलर थे, वह एक प्रोग्रेसिव आदमी थे, उस समय जो भी कांग्रेस का जलवा था वो था। कहने के लिए नेहरूवियन समाजवादी व्यवस्था भी भारत में डेवलप किया जा सक रहा था, जिसका समाजवाद से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी इस गुलामी को स्वीकार किया, तो हम बाकी लोगों को क्या कहें। जी चलिए, लेकिन जो आज ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं हर चीज से आजाद होने के लिए, उन्हें जरूर इस पर बात करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि अंग्रेजों के दौर के कानून खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, संसद हटा दे रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी को खत्म कर रहे हैं। कब वो इस दास प्रथा से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? अगली खबर का रुख कर लेते हैं, ये भी ब्रिटेन से आ रही है। ये टॉम रॉबिन्सन कौन है और इसको इस्लाम विरोधी बताकर क्यों गिरफ्तार किया गया? ये वास्तव में इस्लाम विरोधी हैं, अपनी राजनीति इसी से चमका रहे हैं। जो आपने कहा वो असली नाम इनका नहीं, इनका नाम याक्जली लेनन करके कुछ है, लेनिन नहीं लेनॉन। और टॉमी रॉबिन्सन, वैसे टॉमी तो हम जनरली अपने यहाँ के कुत्तों को जो पालते हैं उनका नाम रखते हैं, लेकिन इनका रॉबिन्सन संभवतः उससे नाम रखा है जो कि कभी पुराने जमाने कहानी में है कि वह किसी टापू में फंसे रॉबिन्सन, या एक वैसे थे जो कि गरीबों से लूटकर अमीरों से लूट के गरीबों में बांटे थे, वगैरह वगैरह, उस तरह कहानियां इसका मिक्स करके इन्होंने नाम रखा हुआ है। लेकिन एक घृणा की आधार पर राजनीति करते, 2019 में भी जेल जा चुके हैं। और इस बार वहां के जो इन्होंने तमाशा किया कि मुसलमानों को हटाया जाए, वही जो कि बिहार की आप बात कर रहे हैं कुछ खास राजनीतिज्ञों की जो भाजपा के, तो वहां के ये लोग वही काम करते हैं। और इसके बाद से इन्हें लंदन हाईकोर्ट में घसीटा गया, वहां पे जो वहां के इनके एंटी थे, और इनको वहां पर करीब 18 महीने की 3 दिन छोड़ के, 3 दिन इसलिए छोड़ा गया कि 3 दिन ऑलरेडी हिरासत में थे, और इनको उसकी सजा इनको दी गई है, और जो एक तरह से कहें तो सही सजा दी गई है। इस तरह की सजा में वास्तव में कहें तो इनको वहां रखना चाहिए जहां कि इनको सिखाया जाता है कि असली राजनीति क्या है, जिसको हम कहते हैं कि लेबर कैंप, यानी काम करवाया जाए, बड़ी ठाट से रहे वैसे जगहों में नहीं। जी ब्रसल्स में पहुंचा है साउथ कोरिया का एक प्रतिनिधि मंडल, और उससे मिलने के बाद नाटो के चीफ मार्क रूटे रूस पर बड़े भड़क रहे हैं। मार्क रूटे खूब कूद रहे हैं। दक्षिण कोरिया के भी जो विदेश मंत्री गए हैं अपने तथाकथित मालिक के ऊपर, वहां जाके बार बार कह रहे हैं कि यह गैर कानूनी है, यह गलत है, ये वो है। हर जगह अमेरिका घुसा पड़ा है तो इनको गैर कानूनी नजर नहीं आ रहा है, होगा तो इनकी हिम्मत नहीं कि उस पर करें इस आधार पर, बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जाए और उधर कहीं और मरे। वास्तव में गए हैं कि नहीं है अभी तो ना तक तो डीपीआर के यानी नॉर्थ कोरिया ने स्वीकार किया है, ना ही इन्हें रूस ने स्वीकार किया, लेकिन ये लोग बार बार कह रहे हैं कि 100% ऐसी बातें हो चुकी है और है।
अब देखने की बात है क्या होता है। वैसे वह सही में नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहां पे 10,000 जा चुके हैं और कुल मिला के 50-60 हजार है कुर्स्क का है। तो कुर्स्क ही नहीं, कुर्स्क में इसलिए होगारी जाते हैं कि कुर्स्क तो रूसी क्षेत्र है, वह विवादास्पद क्षेत्र नहीं है, और उसमें यूक्रेनियन सैनिक घुसे पड़े। तो उसके लिए रूस जिससे भी ले, और इनमें इनका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अब नया जो पारित हुआ उसके हिसाब से एक पे हमला तो मतलब दूसरे पे हमला, तो उसमें विदेशी सैनिकों ने आक्रमण किया, यूक्रेनी सैनिकों ने आक्रमण किया है, और नॉर्थ कोरिया का दायित्व तो बनता है कि उसमें रूस की मदद करे जो कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि वास्तव में उत्तर कोरिया के सैनिक रूस में हैं या नहीं। जी, कहीं पुतिन की ये रणनीति कि अपने देश में उत्तर कोरियाई सैनिकों को लाकर लड़वाएं रूस के लिए भारी न साबित हो जाए, नाटो ना आ जाए दूसरी तरफ से? आपके रुट्टे ने और यहां तक कि वाशिंगटन यानी पेंटागन, उनका जो मिलिट्री हेड है यूएसए का, उन्होंने कहा है कि यदि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जाते हैं तब हमने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल पर रोक लगा रखी है यूक्रेन पर, उसका कोई मायने नहीं रहेगा, उनको अधिकार मिलेगा कि करें। तो यह युद्ध भड़केगा, यानी उसी दिशा में जा रहा है, अनलेस चमत्कार हो जाए, जिस दिशा की मैं बार बार कहता हूं, थर्ड वर्ल्ड वॉर विथ न्यूक्लियर वेपन्स। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के हवाले से। कहा जा रहा है कि वो अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए जा रहे हैं रूस। कितनी सच्चाई है इस खबर में? यदि वास्तव में यह खबर सच है, जो कि मुझे कुछ लगने लगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मेरे लगने पर ना जाए, मुख्य रूप से है कि आधार क्या है, तो कहने के लिए, हालांकि यह दूसरी बार जा रहे हैं कुछ महीनों के अंदर में, 2-3 महीने में, तो मसला तो कुछ है, बहुत जबरदस्त है। पहले वहां से इन लोगों ने कंपैक्ट किया, आपस में एक दूसरे से बनाया, रूस के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ने मिलके, फिर दोनों के जगह से डूमा और जो पार्लियामेंट है वहां से पारित हुआ। अब विदेश मंत्रालय का इनका आना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वहां की महिला है, पॉलिटिशियन है, सीनियर है, उनका आना, और यह निश्चित दिखाता है कि यदि आर्मी आता भी है तो मान लीजिए कि वह फ्रंट पे ना जाए, तो उनका काम होगा कि रियर में उसकी रक्षा करें, जो कि अभी तक रशियन गार्ड कर रहे थे, और रशियन गार्ड को फ्री करके आगे बढ़ाने की बात हो सकती है। वैसे ही जैसे कभी नेटो की तरफ से कोशिश है कि यूक्रेन में जो बेलारस से रिलेटेड बॉर्डर है वहां पे उनकी फोर्सेस जाए, ना कि रशिया से लड़े, लेकिन वो फोर्सेस जहां की यूक्रेनियन थी वो फ्री होकर रशिया से लड़े। इस तरह की चीजें हो सकती है। जी, बीबीसी तो रिपोर्ट छाप रहा है कि रूस को लड़ने के लिए फौजी नहीं मिल रहे हैं। जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें ऑफर दी जा रही है कि तुम्हारी सजा माफ कर देंगे लेकिन सेना में आ जाओ। ये बहुत ही बड़े हिपोक्रेट्स हैं। यह खबर पूरी तरह से अभी से नहीं 2 साल से और कंफर्म्ड है, बल्कि जेलेंस्की ने साइन भी कर दिया है कि यूक्रेन के जितने भी कैदी जो लड़ने लायक हैं, लड़ने को तैयार हैं, तो उनके साथ खून क्या जितने भी बाकी सब अपराध है सब माफ हो गए, तुम आ जाओ। वहां हो रहा है, अब रूस में भी हो रहा है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि रूस में अभी तक यूक्रेन की तरह जनरल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी सबको आना पड़ेगा, 19-20 साल से लेकर जो भी 35-36 साल के युवक हैं जो लड़ने में समर्थ हैं, और ये चीज नहीं, अभी तक वॉलंटियर के ही आधार पर चल रहा है, और वॉलंटियर काफी मात्रा में मिल रहे हैं। इस वॉलंटियर के अलावा रूस यदि ऐसे लोगों को फ्रीडम देता है जो जेल में बंद है, और उस तरह के लोगों को नहीं देगा जो कि युद्ध विरोधी है, वो तो खैर नहीं आएंगे, वैसे जो पुतिन के खिलाफ है वो भी नहीं आएंगे, लेकिन वैसे कुछ छोटे मोटे उसमें पकड़े गए, उन्होंने लिख के दिया है, आ रहे हैं, तो इसकी संभावना बनती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। यह एक तरह से कहें तो प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का, जिसमें बीबीसी भी शामिल है। जी, वो शिगेरू इशिबा यानी जापान के प्रधानमंत्री जो दावे कर रहे थे कि वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, चुनाव में हार गए हैं, लेकिन कह रहे हैं साहब सीट नहीं छोड़ूंगा, अराजकता फैल सकती है, अस्थिरता आ सकती है। ये 1 वर्ष पहले बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे देश से संबंधित ना है, लेकिन यहाँ की घटनाओं की तरह कुछ है। वहां पे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था, लेकिन जो भी है फंडिंग कहते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग, उसमें भारी करप्शन की चीजें पकड़ी गई थी, और उनके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के नाम पर मतलब लाखों नहीं करोड़ों डॉलर, मिलियन डॉलर मतलब वो गायब कर गए, अपने सुविधा के लिए करने लगे। और खासकर वैसे जगह में जब जापान के जनता को, मेहनत कर आवाम को यह पता चला कि महंगाई से उनकी बुरा हाल है, 10 या 20 साल से देश का कोई आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, इनका वेजेस नहीं बढ़ा है 10-10 साल से, इस आधार पे कि देश के लिए अपनी मतलब थोड़ा मोड़ा इनकम नहीं दे सकते, और ये मजे कर रहे हैं, इनके लॉ मेकर्स मजे कर रहे हैं, तो इस पर बहुत हंगामा हुआ।
और इस पर आके चूंकि संभावना पूरी तरीके हार जाएंगे, इसलिए इनको लाया गया, जो नए अभी प्रधानमंत्री है इनको लाया गया, और इशिबा को, कि भाई कुछ बदले। इन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए कि भाई सबके चेहरे पे मुस्कान ला दूंगा वगैरह, और लगा कि इनके पक्ष में जनता रहे, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई चुनाव करवा लेते, स्नैप मतलब सडन जो चुनाव होता है। और इसमें इनका जहां तक बहुमत है 283 होना चाहिए था पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, इनको केवल मिला है 191। लेकिन जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वह रह गए हैं 191 से भी कम रह गए हैं 148, और इनके साथ जो लड़े थे उनका 23 मिला, कुल मिला के अभी तक ये 215 पहुंचे हैं। कहते हैं कि 15-20 दूसरे लोगों से मैनेज करेंगे, नहीं मैनेज हुआ तो इनको हटना पड़ेगा, और कह रहे हैं कि नहीं भैया स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, जापान देश के लिए जरूरी है, सब कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो इन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन लालच है, भारत जैसा नहीं है लेकिन फिर भी है। जी, लगता है इन्होंने बीजेपी सरकार से सीखा होगा। हरियाणा में कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री बदल दो, गुजरात में कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री बदल दो, और उसके नतीजे आ जाते हैं, पर वहां वो फार्मूला चल नहीं पाया। खैर, चुनाव इसके अलावा और भी 2 जगह हुए हैं, एक जॉर्जिया है, शायद दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उनकी भी चर्चा खूब हो रही है। मोल्दोवा में, जॉर्जिया और मोल्दोवा में 1 हफ्ता पहले हुआ था। मोल्दोवा में इकट्ठे 2 चीजों करवाए गए थे कि यूरोपियन यूनियन में आप शामिल होना चाहते कि नहीं। ये सारे देश जो टूटे हुए हैं सोवियत यूनियन से, एंटी रशिया वहां की गवर्नमेंट में घुसी पड़ी है CIA, और उनसे कह रही है कि इनको ले आओ चुनाव के द्वारा दूसरे माध्यम के तरीके से, और पूरे रूस की घेरने की तैयारी हुई। तो मोल्दोवा के चुनाव में फॉर यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो 50.5%, तकरीबन 51% से कम मिला, और 49.कुछ% तो ना के लिए मिला। तो मतलब मार्जिनली वो जीत गए हैं। हालांकि वहां भी ये हंगामा हो रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। और जहां तक राष्ट्रपति की चुनाव हुई थी तो वहां की जो मैवा है उनको चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 45% मिला, और जो विपक्ष के उनको 35% से कम मिला। तो वहां के संविधान के हिसाब से यदि 50% नहीं मिलता तो दूसरा चुनाव होगा जो होगा। जहां तक इसकी जॉर्जिया की बात है, जॉर्जिया में के नए पुराने राष्ट्रपति को 53% मिले, जबकि जो इनके विपक्ष हैं जो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, प्रो अमेरिका के हैं, उनको 35-36% मिला। लेकिन यहाँ के विपक्ष कर रहा है कि आपने धांधली की है, जबकि यहाँ धांधली के उस तरह के कुछ नहीं मिले। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमें जो चुनाव है बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ओपन तरीके से हुआ, लेकिन इनका अब एकमात्र है कि जहां भी प्रो अमेरिकन सरकार नहीं जीतती है उसमें हंगामा कर दो, एंटी जो है मतलब जो एंटी अमेरिकन है वहां पे हंगामा करो। जैसे इन्होंने बोलिविया में अभी हाल फिलहाल में जहां पे इन्होंने किया वहां पे सब जगह करो, पाकिस्तान बांग्लादेश में खामोशी से ले लो। और इनकी पूरी कोशिश है, वैसे जो मैदान रेवोल्यूशन 2014 में हुआ था, यूक्रेन मुस्तरक करें, अमेरिका यूरोपियन यूनियन की जितने भी हेड है कहना शुरू करें कि जो भी मदद हम देंगे तुम रूस के खिलाफ हो जाओ, यहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंको, ओपनली यह बात कर रहे हैं। जी चलिए, अब अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ जो पहला जो अपडेट आ रहा है वो ताल्लुक रखता है भारत से। चुनाव से पहले बहुत सारे भारतीयों को चार्टर प्लेन के जरिए वापस भेज दिया गया है। यह अभी क्यों चुनाव से पहले नहीं, कई समय से चल रहा है। पिछले वर्ष में से लेकर अभी तक जो है एक डेटा के हिसाब से 1,60,000 कई मतलब सैकड़ों जहाजों में 500 से अधिक जहाज और शिप में होता है 145 देशों में भेजा। और भारतवासियों की वैसी संख्या जो तथाकथित रूप से लीगल रूप से थे वह भी उसमें शामिल है। और अभी तक के इंडियन में 2023 में 96,000, 1 लाख से अधिक अभी भी इन्होंने भेजे हुए हैं। और भारत का कहना है कि नहीं हमारी आपसी समझौते के तहत हुआ है, नहीं अचानक नहीं भेजा। ये भारतीय जो वहां जाके जाना चाहते हैं, दूसरे देशों के जाना चाहते हैं, यदि इनको मौका मिल जाता तो अमेरिका के गुण गाते हैं और अपने अपने देशों के कहते हैं कि वहां के देश जो है वह सही नहीं। लेकिन अब इनको उठा के बाहर भेजा गया, अब देखते हैं इनका क्या रूप होता है, कैसे होता है। और जहां तक ब्राजील से होके आने वाले थे, पनामा से होके आने वाले, वो तो लाखों के भगा रहे हैं। मेक्सिको की तो बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अमेरिका की अब कोशिश है कि केवल वैसे ही लोगों को बुलाए जो कि प्रो अमेरिकन हो, देखने में अमेरिका में बसने लायक हो, और दूसरे लोगों को हम बाहर भगाएं। वह उनका जितने भी दुनिया में हंगामा कर रखा है, जैसे सीरिया वगैरह से लाखों प्रवासी वहां से भागे हैं, मिलियंस यानी 10 लाख से अधिक जो यूरोपियन यूनियन के कई देशों में अमेरिका में जा रहे हैं, उनको मार के भगाया जाए। यह उनके लिए जरूरत से ज्यादा लोग हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। जितना जरूरत है छाप लिया, यदि आलू का टुकड़ा है तो 4-5 ले लिया, बाकी उठा के रद्दी के कूड़े ढक्कन के अंदर में फेंक दिया। जी
अगली खबर भी अमेरिका से है। ट्रंप बड़े अपने आप को मुस्लिम हितैषी दिखा रहे हैं सर। एक्चुअली हुआ क्या है कि धीमे धीमे जो अरब मुस्लिम ही नहीं बाकी जो भी मुस्लिम है, और जिस तरह से ओबामा ने या यहाँ तक कि पहले बाइडेन और अब कमला हैरिस ने कहना शुरू कर दिया है कि पूरी तरह से ये लोग इजराइल के साथ हैं। इनको कहीं से भी गाजा में इनको जनसंहार नहीं नजर आ रहा है। लेबनान में भी कहते हैं कि इनका अधिकार है, ईरान में भी आक्रमण करते हैं तो कहते हैं कि उसका अधिकार है। तो क्यों हम तुम्हारा समर्थन करें, किस खुशी में हम समर्थन करें? वैसे ही हो रहा है जैसे कांग्रेस के साथ जो भी मोह माया था यहाँ के मुस्लिमों का, वो खत्म तकरीबन हो चुका है, मजबूरी में भले ही दे। तो इन लोगों ने कहा कि ट्रंप भी तो हमें शांति की बात जहां देखे तो ट्रंप तो कर रहा है, बाकी लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप ने इनका जो हुआ था वहां पे एक किसी स्टेट में जहां डिट्रॉयट है कहीं पे किया था, इन्होंने लोगों को बुलाया कि हमारा स्टेज है, हमारे स्टेज पर अपनी बात कहिए, हम भी आपकी बात सुनेंगे, हम बताएंगे हम कैसे करें, हम सत्ता में आने के बाद से कोशिश करें कि शांति करें। तो ये लोग मजबूरी में एक तरह से जा रहे हैं, एक तरफ नागनाथ और दूसरा सांपनाथ। जी अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की, और इसमें जो पहला अपडेट है वो आ रहा है। गाजा में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को क्यों निकाल दिया? मुख्य रूप से भी 2 कर्मचारियों को निकाला, वैसे सैकड़ों को निकाल चुके हैं कि जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से ये लोग मजदूर के पक्ष में नहीं है, कोई भी बड़ा पूंजीपति नहीं होता, इनके लिए वह खर्च का सामान है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि मजदूरों को रखना पड़ता है, उसके बिना इनका कुछ भी उत्पादन नहीं होगा और इनका नहीं मिलेगा अनलेस आप शेयर मार्केट से कीजिए, वो बात अलग है, वहां से भी मुनाफा नहीं, एक दूसरे का लूटने की बात है। खैर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने जहां भी आंदोलन का हुआ था इजराइल के खिलाफ, उसमें शामिल हुए थे और एक फोरम भी इन्होंने बना रखा था जिसके ये हिस्सा थे। विजिल फॉर पैलेस्टीन था और अपोज टू माइक्रोसॉफ्ट एंड इजरायली कोऑपरेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट का इजराइल के साथ जो कोऑपरेशन है इनका चल रहा है उसके खिलाफ है। इसके लिए भी इन्होंने हंगामा किया था, इन दोनों को बिना नोटिस दिए बिना कुछ किए बाहर निकाल दिया। जी, ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, इनका मेन कुछ अलग है, ये हिब्रू भाषा में इनका है। अभी हाल फिलहाल में खोला था, हो सकता हफ्ता भर पहले आए, हो सकता है 2 महीना पहले, लेकिन काफी लोग फॉलोअर्स बन गए थे। इन्होंने लिखा था, जो लास्ट इनका ट्वीट था, ज़ियोनिस्ट रिजीम मेड एरर, सीरियस एरर, मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन रिगार्डिंग ईरान, यानी ज़ियोनिस्ट रिजीम ने जो भी ईरान के बारे में जो कैलकुलेशन किया उसमें भारी गलती की और इसका बदला हम छोड़ेंगे नहीं, हम चुकाएंगे। उन्हें बताएंगे कि हमारी स्थिति क्या, हम कितने ताकतवर हैं। और इस पर गुस्सा करके, इस पर इनका ट्विटर से, चूंकि ट्विटर के जो मालिक हैं सबको मालूम है यह 100% प्रो जियोनिस्ट रिजीम है और ट्रंप के बहुत बड़े मित्र हैं, उसको सस्पेंड ही कर दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बता दें आपको, हिब्रू भाषा इजराइल की भाषा है, तो हिब्रू में लिख रहे हैं यानी कि इजराइल के लोगों को संदेश दे रहे हैं सीधे तौर पे, तो ऐसा अकाउंट क्यों चलने दिया जाएगा। अगली खबर भी हमारे पास आ रही है गाजा से जुड़ी हुई। साउथ अफ्रीका ऐसे बहुत सारे सबूत लेकर आईसीजे पहुंच गया है जो गवाही दे रहे हैं कि गाजा में इजराइल ने जनसंहार किया है। ये सही किया इन लोगों ने, क्योंकि बहुत दिनों से मसला शांत पड़ा था, कुछ हो नहीं रहा था। आईसीसी से भी जो अरेस्ट वारंट निकला था नेतान्याहू के खिलाफ वो नहीं हुआ, इसलिए सब मिला के कुछ शांति थी। इसलिए फिर से जो भी इनके पास नए सबूत है लेके पहुंचे हुए हैं कि भाई 388 दिन हो गए या शायद 389 दिन हो गए उस युद्ध के होते हुए, लेबनान में भी हो गया है और ये तरह से जनसंहार है, और जिसमें मुख्य रूप से है कि किसी तरह से भोजन ना पहुंचने दिया जाए। और यह जानबूझ के कोशिश की है कि जहां भी भोजन का है, जहां भी रिफ्यूजी कैंप है, भोजन का बंटवारा आ रहा है, वहां पे ये लोग बॉम्ब मार के उनको खत्म कर रहे हैं ताकि भूख से हजारों लाखों यहूदी पैलेस्टीनियों को, फिलिस्तीनियों को मार दिया जाए। उसमें एक वह भी है, और किस तरह से इनके नेताओं को मार रहे हैं, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह के नेताओं मार रहे हैं, ये मुख्य रूप से है। पहले से जो उन्होंने दे रखा था वह तो दे ही रखा था। जी, क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने से बाज रहे ईरान, वरना यूएनएससी में कुछ इसी अंदाज में अमेरिकी राजदूत ने ईरान को हड़काया है। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि ईरान पहुंच गया है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई हमारे ऊपर इसने हमला किया, ईरान ने, इजराइल ने, और इसे दिखा रहे हैं। इनका पहला तो कहना था कि इजराइल का यह हक है कि अपना बदला ले, वह बदला किस लिए ले रहा है वह नहीं दिखा रहा है।
वह बदले का बदला है, लेकिन इनके लिए है कि काट काट के चीजों को देखो, यानी आधा सत्य बोलो यानी झूठ बोलो। आधा सच मतलब झूठ होता है, तो इस तरह से करके है। और अब अमेरिका खुलेआम वहां पे उस माध्यम से भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से भी धमकी उनको दे रहा है कि भाई वाह बहुत ताकतवर है, हम भी उसके साथ हैं, उससे पंगा ना लो। अभी तुम्हें तो एक दिखाया गया है, दूसरा तुम कोशिश करोगे तो क्षेत्रीय तनाव नहीं, पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाएगा और तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। जी। इराक जो कह रहा है कि अमेरिका ने इजराइल से उसके हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल करवाया ईरान पर हमला करने के लिए, और इस पर यूएनएससी को कुछ करना चाहिए, क्या कुछ होगा? कुछ तो होगा नहीं, वैसे केवल एयर स्पेस का नहीं, यदि इराक से होके गया, स्टेज थ्रू किया है, यानी कई दिशा से वह ईरान पर पहुंचे और किया है, तो इराक में हमें पता है कि वहां पे मिलिट्री बेस है अमेरिका का, यानी एयर डिफेंस सिस्टम यानी रेडार है। उस रेडार के थ्रू इन्होंने इसको गाइड भी किया हो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, गलत हो कि सही हो, यानी पूरी की पूरी उसमें यूएसए की भागीदारी है। और यह मैं 100% कह सकता हूं कि इसमें इराक के जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं, टॉप जनरल्स हैं, स्पेशली जो एयरफोर्स के हैं, जो भी है, उनको भी ये चीज पता है, उनको ये चीज समझ में आती है, चाहे वो जोर्डान का रहा हो, सऊदी अरबिया का रहा हो, सब ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और अटैक में उसमें भागीदारी है, उसमें किया हुआ। तो अब इसमें अब यूएनएससी में जाकर तुम क्या करोगे? जो तुम्हारा पहले अमेरिकी मिलिट्री बेस है उसको नेस्तानाबूद करो, खत्म करो या हटाओ, जैसे भी हो। जी। इजराइल ने बाकायदा संसद से प्रस्ताव पास करके यूएनआरडब्ल्यूए को प्रतिबंधित कर दिया गाजा के लिए। जी हाँ, इस पे कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, गुटरस ने, उनका भी कहना है कि यह बड़ी ही भयावह परिस्थिति होगी, वहां पर लाखों बच्चे, औरतें और पुरुष मारे जाएंगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यूरोपियन यूनियन के ही कुछ लोगों ने कहा है, जैसे नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्पेन, इन लोगों ने भी कहा है कि यह बड़ा ही खतरनाक स्थिति है, यानी यह यूनाइटेड नेशंस का एकमात्र ऐसा प्रतिनिधि है जो कि वहां काम कर सकता था। हम जो भी हम रसद को मदद के लिए भेजते थे तो करता था, वहां पीस के लिए जो बातें होती करता था, उसको खत्म कर देने का मतलब है कि पूरी तरह से जो भी वहां चल रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से जनसंहार को शांति से चुपचाप बिना प्रोपेगेंडा के करने की इजाजत देना, और कोई बात नहीं है। जी। अमेरिकी थिंक टैंक है कोई, और उन्होंने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली सेना बहुत जबरदस्त कमजोर हुई है। हाँ, फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ये है, और इन्होंने कहा है कि तेल अवीव का जहां तक बात है, वो अभी एक नेशनल डे मना रहे हैं वहां पे इस संडे को, यानी परसों उन्होंने नेशनल डे बनाया था, नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग, यानी दुखद का, गुड मॉर्निंग वाला नहीं, मॉर्निंग, तो दुखद वाला। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उनका अल अक्सा स्टॉर्म था, उसमें 13 गुना ज्यादा मर गए हैं। यदि प्रति व्यक्ति से हम अनुपात लेते हैं कि अमेरिका के लोग जो इराक में मारे गए, उनकी आबादी यहाँ पे तो 13 गुना ज्यादा है, यानी यदि 30,000 यदि अमेरिकी मारे गए वहां पर, उसका दुगुना, उसके बराबर करीब यहाँ मरते हैं। और कुल मिला के इन्होंने नहीं दिया है, तो मैंने जो आंकड़ा जुड़ा है कि वह आता है 7 से 9,000 के बीच में। और यदि वास्तव में सही होता है तो जबरदस्त। अभी तक हम लोग सोचते थे कि 2-2,500 मारे गए। वैसे जब से लेबनान, आज मैं एक दिन के गैप के बाद से अपना, हालांकि अंग्रेजी में बनाया है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में, जो कि छोटे से हल्के में चर्चा करता हूं इस लड़ाई में, लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह ने इनके 40-45 टैंक उड़ा दिए और दर्जनों सैनिक मार दिए। तो अब इनकी जो है, वैसे बाय द वे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने शायद कहा या किसी मंत्री ने कहा है कि अब हमें कुछ समय के लिए अब काफी हो गया, जो हमारा लक्ष्य था पूरा हो गया, हम वापस आएंगे। लक्ष्य कोई नहीं पूरा हुआ, जो हताहत संख्या हो रही है और घायलों की संख्या जो ये थिंक टैंक लोग कह रहे इतना भारी मात्रा में है, जो कि 20 से 25,000 के बराबर है, इजराइल अब सक्षम नहीं हो पा रहा है कि अकेले लड़ पाए। जी। जो बातें चल रही हैं दोहा में, उसको लेकर 2 तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहले मिस्र का राष्ट्रपति कहने लगा कि 2 बंधक छोड़ दो, और 4 बंधक छोड़ दो, 2 दिन की जंगबंदी करा दो, थोड़े कैदी जो है फिलिस्तीन के रिहा कर दो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज सीआईए ने कहा कि 8 बंधक छोड़ दो, 28 दिन की जंगबंदी कर दो, कुछ फिलिस्तीन के बंदे भी रिहा कर दो। ये जो नई नई चीजें हैं ये लोग खुद ही ला रहे हैं, और इस बातचीत में हमास शामिल नहीं है। क्या इसके कोई मायने हैं? देखिए, इसकी मायने इतनी कि टोहना कहते हैं ना, उसको जांच करना कि हमारे दुश्मन का या प्रतिद्वंदी जो है उसका क्या ताकत बनता है, उसका असेसमेंट लेने की कोशिश है। मान लीजिए कि इसमें
यदि हमने मछली का डाला है मछली के चेहरे के लिए और पकड़ती है, तो मान लेते हैं कि हमास की तरफ से ये रिएक्शन आता है कि ये क्या बात हुई कि हम केवल कुछ दर्जन तुम हमारे फिलिस्तीन छोड़ दोगे, हमें 200-250 फिलिस्तीन छोड़ो। इसका मतलब दिखाएगा कि हमास की कमजोरी, हमास चाहता है कि यह शांति हो जाए। हमास कह रहा है कि 28 दिन नहीं, अब 1 महीना नहीं, 4 महीना के लिए पूर्ण शांति हो। हमास रिएक्शन करता है, हमास का कोई रिएक्शन नहीं। यानी हमास की जो भी हालत है, जितने भी तुमने टॉप मार दिए, उधर हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत लगा के लड़ रहा है, ईरान का भी जो एक्शन रिएक्शन चल रहा है, तो इनकी टोहने की राजनीति है, बदमाशी कर रहे कुछ नहीं है। और सीआईए का चीफ जहां तहां बोल के कुछ बोल के रिएक्शन जानना चाह रहा है, जबकि इनको पता है कि अभी 8 बंदियों को छोड़ने की बात क्या है, तो पूरे इजराइल में हंगामा हो जाएगा। 8 बंदी को छोड़ कर रहे और बाकी 100 कहां गए भाई? उनके परिवार वाले ऐसे ही करते रहेंगे, वो ऐसे ही लड़ रहे थे अभी तक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और परसों नेतन्याहू जब प्रोग्राम कर रहा था तो लोग वहां पहुंच गए और उसको वहां से भागना पड़ा। लोगों ने कहा कि मर्डरर और ऑन यू, ये तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं और जंगबंदी की बात चल रही है। देखते हैं कहां क्या निकल के आता है। और अभी हमास का कोई लीडर नहीं है, हिजबुल्लाह का भी कोई लीडर नहीं है। अगर चीजें तय होंगी तो किसके कहने पर चीजें जो हैं अमली जामा पहनाने की ओर बढ़ पाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।